प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हम समाजशास्त्र के उद्भव के तृतीय चरण की चर्चा कर चुके हैं और आज हम इसके अंतिम चरण यानी कि चौथे चरण और उसके बाद के चरणों की बात करेंगे। अभी तक के विश्लेषण में ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि मोटे तौर पर हमने अभी तक के जो भी रहे 15वीं शताब्दी से पहले के विभिन्न चिंतकों में से कुछ चिंतकों की यहाँ पर जिक्र किया है। सभी का करना खैर संभव भी नहीं हो पाता है। समाजशास्त्र के उद्भव के चौथे चरण की जो शुरुआत है वो अगस्त कॉम्ट के साथ ही मानी जाती है। 1798 से लेकर 1857 का जो उनका काल है, ऐसा माना जाता है कि समाजशास्त्र के औपचारिक और वैज्ञानिक विकास की वास्तविक अवस्था यहीं से प्रारंभ होती है। हालांकि 30 चरण में हमने ये स्पष्ट किया था कि उस 15वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही लगभग विश्व के सभी विचारकों में कहीं न कहीं एक वैज्ञानिक क्रमबद्ध अध्ययन के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया था और उस प्रकार की अध्ययन प्रणाली को उन्होंने अपनाना भी प्रारंभ कर दिया था। तथापि जैसा कि समाजशास्त्र के खुद जो जनक हैं कॉम्ट और उनके दूसरे जो साथी हैं वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि समाज में कोई भी घटना आकस्मिक नहीं हो सकती है, तो फिर समाजशास्त्र की उत्पत्ति आकस्मिक कैसे हो सकती है। यकायक 1838 में तो ऐसा संभव नहीं है कि कॉम्ट के समझ में ये आया हो कि एक अलग विषय बनाया जाए। तो इसलिए हमने उसके विभिन्न चरणों की अभी तक की बात की, किस प्रकार से धीरे धीरे पहुँचते आखिरकार 1838 में आकर एक अलग स्वरूप के रूप में, एक अलग विषय के रूप में समाजशास्त्र की औपचारिक प्रतिस्थापना होती है। अब यहाँ पर कुछ और उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों की हम बात करें जो कि कॉम्ट के समय या उससे पहले, उसके आसपास या उसके जो गुरु या उसके प्रमुख जिससे कॉम्ट प्रभावित थे, सेंट ऑगस्ट साइमन, जिनसे वो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, सेंट साइमन से। तो कॉम्ट की उनको उस चीज़ को यहाँ पर किस प्रकार से वो परिस्थितियाँ थी, क्योंकि कोई भी आदमी जब अपने आसपास में होने वाली घटनाओं को देखता है तो निश्चित तौर से उससे प्रभावित होता है और उसी से प्रभावित होकर वो आगे वो सारी घटनाएं जो हैं, उसका विचार जो है उसके बनते हैं। आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, हमारे थिंकर्स के पेपर में ही हम कई विद्वानों को पढ़ेंगे, उसमें कार्ल मार्क्स भी आएंगे। कार्ल मार्क्स की जितनी भी आप सिद्धांतों को पढ़ेंगे, चाहे वो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत हो, चाहे वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत हो, यानी कि मेटलिस्टिक जो उसका अप्रोच जो उसकी रही है, ये भौतिकवादी जो उनकी सोच थी उसके पीछे कहीं ना कहीं तात्कालिक सामाजिक परिस्थितियाँ भी बहुत बड़ी कारण रही थी। तो इन्हीं कारणों को यहाँ पर हम मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ विशेष तौर पर, और इसीलिए ये बात मैंने यहाँ पर लिखी भी है कि फ्रांस की राज्य क्रांति के फलस्वरूप व औद्योगिक क्रांति के कारण फ्रांस में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। कॉम्ट फ्रांस से ही जन्म लिए, फ्रांसीसी विद्वान थे और कॉम्ट ने जो भी बातें लिखी है वो सारी फ्रांसीसी भाषा में है। कालांतर में आकर उनकी बातों को अनुवाद किया गया अंग्रेजी और दूसरे भाषाओं में, पर मूल रूप से कॉम्ट ने जो भी बातें लिखी थी वो सारी फ्रांसीसी में थी, फ्रेंच लैंग्वेज में थी। और ये जो अव्यवस्था जो उत्पन्न हुई थी उसका प्रभाव जो है फ्रांस के सेंट साइमन वो उनके शिष्य अगस्त कॉम्ट दोनों पर ही इनका प्रभाव पड़ा और इससे काफ़ी प्रभावित भी हुए थे। और ये दोनों विद्वान समाज में व्यवस्था पुनर्गठन करना चाहते थे, वो समाज व्यवस्था को बदलना चाहते थे। और इसी समय प्राकृतिक विज्ञानों का भी विकास होना प्रारंभ हो गया। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई और उसका प्रभाव दूसरे यूरोपियन समाजों में भी पड़ा, अन्य देशों में भी पड़ा, तो निश्चित तौर पर उन्होंने कहीं ना कहीं उन विज्ञानों का जो विकास हो रहा था, उस विकास मैं कई बार कहता भी हूँ कि समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं है, इसके ऊपर हम बार बार बात क्यों करते हैं। केवल किताब में लिखा है इसलिए तो हम इस पर बात नहीं करते। ये बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि समाजशास्त्र का जब प्रादुर्भाव हो रहा था, हालांकि ये किसी पुस्तक में नहीं दिखाएगा आपको, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आया आज तक समाजशास्त्र में, कि जब समाजशास्त्र की नींव पड़ रही थी यानी कि 1838 में, उस वक्त का जो काल था, उस वक्त कई प्राकृतिक विज्ञानों का विकास हो रहा था और लोग धर्म, दर्शन और तर्क से उठकर अब वैज्ञानिक चिंतन पर जोर देना प्रारंभ कर दिए थे।
इसलिए कॉम्ट ने और जो भी उनके साथ के विद्वान थे, उन्होंने समाजशास्त्र को भी एक विज्ञान के रूप में रखना, क्योंकि उस वक्त की लोगों की सोच ही यही थी कि जो विज्ञान के आधार पर जो बात कहेगा उस बात को सही माना जाएगा। इसलिए समाजशास्त्र को भी एक वैज्ञानिक पद्धति का स्वरूप दिया जाए, उसको भी वैज्ञानिक चिंतन का स्वरूप दिया जाए, अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक रखी जाए, ताकि समाजशास्त्र में जो बातें की जाती हैं उन बातों को भी उसी रूप से माना जाए जैसे अन्य विज्ञानों में, प्राकृतिक विज्ञानों में या दूसरे विज्ञानों में बातों को लोग गंभीरता से लेते हैं, उसकी सत्यता को मानते हैं। बस वही एक करना चाहते थे। इसीलिए हम समाजशास्त्र में बार बार विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति और वैज्ञानिक अध्ययन इस तथ्य पर जोर देते हैं। तो प्राकृतिक विज्ञानों का विकास हो रहा था जिसका प्रभाव समाज विज्ञानों पर पड़ा। तब इन दोनों विद्वानों ने सोचा कि एक ऐसा विज्ञान होना चाहिए जो वैज्ञानिक तरीके से समाज का अध्ययन कर सके, समाज में व्यवस्था ला सके, समाज को पुनर्गठित कर सके। तो अगस्ट कॉम्ट ने समाज से संबंधित अध्ययन को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण देने के लिए, एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र को रखने के लिए कॉम्ट ने ऐसा प्रयास किया। इसलिए सबसे पहले उन्होंने, आप उनकी मेंटलिटी को समझ लीजिए, उनकी मानसिक स्थिति को समझ लीजिए कि उन्होंने समाजशास्त्र को क्या कहा, उन्होंने लिखा सामाजिक भौतिकी, यानी कि सोशल फिजिक्स। सबसे पहले उन्होंने इसको सोशल फिजिक्स कहा समाजशास्त्र को। और कोई दूर, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री हमारे आज भी दिमाग में है कि मैं साइंस स्ट्रीम में से हूँ, हम आर्ट्स में से हैं, हम कॉमर्स में से हैं, तो साइंस हम का सीधा मतलब लेते हैं पर्टिकुलर कुछ सब्जेक्ट, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे बॉटनी, बायो, जूलॉजी जो भी हो, हम उसको साइंस कहते हैं। मैथमेटिक्स है, हम कहते हैं साइंस, जबकि आर्ट्स में भी आता है मैथ्स में, लेकिन हम इस तरह से उसको अलग अलग सब विषय को बांट रखे हैं। तो मानसिकता जैसी समाज की रही, उसी के आधार पर उन्होंने उसको ले लिया। तो पहले कॉम्ट ने इसका क्या नाम रखा था, कॉम्ट ने समाज से संबंधित अध्ययन को सबसे पहले सामाजिक भौतिकी कहकर पुकारा। किंतु उसी वक्त में क्वेटलेट नामक विद्वान ने अपनी एक पुस्तक निकाली थी, और वो पुस्तक थी मैन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन फैकल्टीज, और उनका जो उपशीर्षक था उसमें उन्होंने नाम रख दिया एन एसे ऑन सोशल फिजिक्स। उस उपशीर्षक जो उसका दिया क्वेटलेट नामक विद्वान ने, वो दिया एन एसे ऑन सोशल फिजिक्स। तो चूंकि कॉम्ट को लगा कि ये फिजिक्स नाम तो किसी ने मुझसे ले लिया पहले से, सोशल फिजिक्स की तो बात आ गई, तो कहीं वो ये मानते थे कि वो नाम चुरा लिया उनका, कॉम्ट ने ऐसा सोचा उसके बारे में। तो बाद में उन्होंने दो अलग अलग शब्दों, जो आप सभी जानते हैं, सोशियस प्लस लोगस, दो अलग अलग भाषाओं का, एक लैटिन भाषा का शब्द है, दूसरा ग्रीक भाषा का शब्द है, इन दोनों से मिलकर उन्होंने सोशियोलॉजी उसका नाम रखा। इस प्रकार उन्होंने नाम बदल कर रख दिया समाजशास्त्र, और इसी कारण इन्हें समाजशास्त्र का जनक या पिता भी कहा जाता है। मैं ये समझता हूँ कि पहली बार औपचारिक तौर पर वास्तव में सामाजिक दर्शन और समाजशास्त्र में सर्वप्रथम इन्होंने ही अंतर स्पष्ट किया था, इन्होंने इसको अंतर के रूप में समझाने का प्रयास किया था, और एक नई इन्होंने अपनी प्रणाली विकसित की, समाजशास्त्र अध्ययन की प्रणाली, वैज्ञानिक प्रणाली इन्होंने अपनी विकसित की थी, जिसको हम पॉजिटिविज्म के नाम से जानते हैं। प्रत्यक्षवाद आपका निश्चित ये टॉपिक आएगा आपकी इसी सिलेबस में, और मैं पॉजिटिविज्म पर भी, प्रत्यक्षवाद पर भी आपसे चर्चा करूँगा। हालांकि मेरी यही इच्छा है कि बहुत जल्द ये कोरोना खत्म हो और हम आमने सामने बैठकर अपने अध्ययन को वापस शुरू कर सकें, जैसा कि अभी तक हमने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में किया है। मैं ये मानता हूँ कि थर्ड ईयर का मुझे एक ऐसा बैच मिला है, विशेष तौर पर आप जैसे जो जिज्ञासु स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से टीचर्स की भी महत्वता होती है, जो क्लासेस रेगुलर अटेंड करते हैं, क्लासेस में रेगुलर आते हैं, और हम भी सीना खुला कर ये कह सकते हैं कि भाई हमारे ये स्टूडेंट है, रेगुलर आते हैं क्लास में, रोज़ पढ़ते हैं, रोज़, तो मज़ा आता है एक तरह से। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम निश्चित तौर पर इसी प्रकार से इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो उन्होंने अपनी एक समाजशास्त्र प्रणाली का विकास किया, किंतु यहाँ पर अन्य विद्वान की, एक और प्रमुख विद्वान की बात हम करेंगे, इमानुएल दुर्खिम, जो हमारे सिलेबस में है। इसे अन्य सामाजिक विज्ञानों से पृथक एवं वैश्विक विज्ञान बनाने में इनका, इमानुएल दुर्खिम को, उनका, वो भी फ्रांसीसी विद्वान थे, फ्रेंच विद्वान थे, उनको इनका एक प्रकार से उत्तराधिकारी माना जाता है। तो इस रूप में अगर आप देखें तो कैसे सेंट साइमन और कॉम्ट ने मिलकर उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए उस क्रमिक विकास को अंतिम स्वरूप प्रदान किया। इसलिए उसमें कॉम्ट का नाम आता है कि 1838 में उन्होंने समाजशास्त्र एक अलग विषय के रूप में उन्होंने रखा। इसके पश्चात ये विश्व में अन्य धीरे धीरे दूसरी जगहों पर भी फैलता गया। और यहाँ पर एक संक्षिप्त परिचय है
मैंने यहाँ पर बहुत संक्षिप्त में लिखा है और सभी का नाम तो मैं यहाँ पर नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी अधिकांश विद्वानों के नाम मैंने इसमें देने के प्रयास किया है। इसमें इंग्लैंड में 1849 में 1849 में जॉन स्टुअर्ट मिल ने समाजशास्त्र से इंग्लैंड को परिचित कराया। हर्बर्ट स्पेंसर, हॉबाउस, वेस्टरमार्क, मैनहिम, कई बार मैनहाइम भी कहते हैं कई लोग, उसमें अलग अलग लिखा हुआ होता है, वो प्रोनाउंसिएशन की बात है, उच्चारण की बात है। तो इंग्लैंड में उन्होंने इसकी शुरुआत करवाई। अमेरिका में येल विश्वविद्यालय में 1876 में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हुआ। कुछ अमेरिकन समाजशास्त्री हैं, गिडिंग्स, समनर, वार्ड, सोरोकिन, मैकाइवर, ऑकबर्न इत्यादि। ये एक बात यहाँ पर मैंने इसको एक प्रयास इसलिए भी किया इस नोट्स को लिखते वक्त, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि मैंने बहुत सूक्ष्मता से इस नोट्स को तैयार करने का प्रयास किया। इससे आपको पता चलेगा, एक थर्ड ईयर के स्टूडेंट को कम से कम ये पता होना चाहिए, मुझे तो खैर आप जानते हैं याद नहीं रह पाता है, लेकिन आप लोग इसको याद रखिएगा क्योंकि अभी आपको इसकी ज़रूरत भी है। फ्रांसीसी विद्वान कौन थे, इंग्लैंड से कौन कौन समाजशास्त्री प्रारंभिक आए, अमेरिकन समाजशास्त्री कौन थे, ये नॉलेज आपको काम आएगी। इसमें आप अगर इस तरह से लिखते हैं अमेरिकन समाजशास्त्री, कहीं आप उत्तर लिखते हैं, प्रभाव पड़ता है, या इंग्लैंड के समाजशास्त्र, इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो उसका थोड़ा प्रभाव पड़ता है। तो अमेरिकन समाजशास्त्र में जो रहे गिडिंग, समनर, वार्ड, सोरोकिन, मैकाइवर, ऑकबर्न इत्यादि। इसी प्रकार से 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में जर्मनी में टॉनीज, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, वीरकांत, सिमेल, इस प्रकार के विद्वान जो है ये भी उनसे जुड़े। कुल मिलाकर यहाँ पर मैं इस टॉपिक को समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने हिसाब से इस टॉपिक को बहुत अच्छे से लिखने का प्रयास किया है। आप चाहें तो इसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी करें तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत अच्छा है उत्तर जो आप सीधा लिख सकते हैं अपने हिसाब से। और इसके अतिरिक्त स्कूल शिक्षा में भी समाजशास्त्र विषय जो है वो प्रारंभ हो चुका है। भारत के कुछ समाजशास्त्रियों की मैंने अंतिम में बात की है, प्रोफेसर ब्रजेंद्र नाथ शील, राधाकमल मुखर्जी, विनय कुमार, डॉक्टर DN मजूमदार, निर्मल कुमार बोस, डॉक्टर GS घुरिये। जिस प्रकार से कॉम्ट को विश्व में समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, घुरिये को भारतीय समाजशास्त्र का एक प्रकार से पितामह कहा जाता है। श्रीमती इरावती कर्वे, बहुत से नाम हैं। जो नाम मैं यहाँ पर योगेंद्र सिंह जी की बात करूँ या और MN श्रीनिवास की बात करूँ या बहुत सारे विद्वान ब्रजेंद्र चौहान की बात करूं या प्रोफेसर रजनी कोठारी की बात करूं, मतलब जितने नाम लूँगा उतने कम पड़ेंगे। बहुत से विद्वान रहे, बहुत से बड़े बड़े विचारक रहे और अभी भी वर्तमान में भी हैं, चाहे वो नागला मैडम हो, चाहे वो शर्मा जी हो जो पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी के VC रहे, JNU से निकले हैं। अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी बड़े बड़े प्रोफेसर SL शर्मा जी हैं, और भी कई एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं जोधपुर विश्वविद्यालय में, और दिल्ली में भी कई होंगे जिनको मैं शायद जानता ही नहीं हूँ, जिनके नाम ही मुझे पता नहीं है। राजस्थान में बहुत सारे हैं, बहुत सारे विद्वान हैं जो निरंतर काम कर रहे हैं और इन सब ने समाजशास्त्र के विकास में अपना योगदान दिया है। भारतीय संदर्भ में मैंने बहुत कम इसलिए इसमें लिखा है क्योंकि ये एक अलग ही टॉपिक है पूरा, और मैंने यहाँ पर प्रयास किया है परीक्षा के दृष्टिकोण से कैसे हम उसको तैयार करें। तो इस रूप में आप इसको देखें तो ये हमें समाजशास्त्र के विकास का हमारा अंतिम जो अवस्था है, और अब तो खैर स्कूलों में भी धीरे धीरे इसको, प्राइवेट तो है, रेगुलर भी कई स्कूलों में अभी इसकी शुरुआत तो नहीं हुई है लेकिन धीरे धीरे हो रही है। तो बहुत कुछ विकास जो है समाजशास्त्र में हुआ है, लेकिन अगर अभी भी बहुत कुछ काम बाकी। अगर मैं केवल नागौर की बात करूँ, बहुत प्रैक्टिकल बात करूँ मैं, तो नागौर में ज़िले में 3 कॉलेजों में समाजशास्त्र चलता है। एक अपने नागौर में मृधा महाविद्यालय में, जबकि यहाँ 2 कॉलेज हैं लेकिन मृधा महाविद्यालय में ही है, एक डिगाना में और एक मेड़ता में। यहाँ पर ये समाज, एक ख्यूसर में भी समाजशास्त्र पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी केवल UG लेवल पर है। PG लेवल पर या MA लेवल पर अभी तक जो है समाजशास्त्र को नहीं पढ़ाया जा रहा, लेकिन प्रयासरत है। हमने कई बार लिखा भी है, मैंने खुद ने पर्सनली कई बार लिखा है, लेकिन अब जो भी है सरकारी व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर समाजशास्त्र का जो विकास जो है इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं। आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद।